नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान के इतिहास की क्लास में। और निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का पर्यावरण के बारे में हम बात कर रहे हैं रीट प्री के लिए भी, और आपको साइकोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग रेगुलर क्लासों को लेते रहें। और आज की हम क्लास में शुरुआत करेंगे मारवाड़ के इतिहास के बारे में। तो मारवाड़ के इतिहास को हम पढ़ेंगे आज शुरू से लेकर के मालदेव तक, ठीक है ना। तो ये हमारा मारवाड़ के इतिहास का पहला क्लास है। और बात करें इतिहास की तो ये 7वीं क्लास है। आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहें और नोट्सों को बनाते रहें। और खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको ये नोट्स निःशुल्क दिए जा रहे हैं। मात्र 21 रुपये का वैलिडिटी प्राइस आपसे लिया जा रहा है। चलेगा, शुरुआत करते हैं आज की हम क्लास में। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो यार, मज़ा नहीं आ रहा। तो मारवाड़ के इतिहास की शुरुआत करेंगे तो देखिएगा आप लोग, मारवाड़ में जो सबसे पहले जो वंश पनपा था वो वंश था आपका राठौड़ वंश। मारवाड़ में राठौड़ ही चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के इतिहास के बारे में बात करें तो उत्पत्ति के सिद्धांत यानी यही तो जानेंगे कि भाई इनकी पैदा कहाँ से हुई थी, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। अलग अलग इतिहासकार जो हैं अलग अलग मत बताते हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कथन है आपको गोपीनाथ शर्मा का। गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि भाई राठौड़ों की जो उत्पत्ति हुई थी वो दक्षिण भारत के राजवंश राष्ट्रकूट से मानी जाती है। कहाँ से? राष्ट्रकूट से। कुछ भाट इतिहासकारों का मानना है कि भाई राठौड़ जो हैं वो हिरण्याकश्यप के वंशज हैं। किसके हैं? हिरण्याकश्यप के वंशज। और राठौड़ जो है वर्तमान में शासक हैं वो स्वयं को क्या मानते हैं? भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं राठौड़। इतिहासकार कुछ अलग मानते हैं, लेकिन स्वयं राठौड़ क्या कहते हैं कि हम तो भगवान श्री राम के पुत्र कुश जो हैं उनके वंशज हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति बदायूं शाखा से हुई है। इस मत का प्रतिपादन हारनली ने किया है और इसका समर्थन किसने किया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी किया है। तो ये भी आपको याद रखना कि बदायूं शाखा से राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। ये कहने वाले कौन थे? हारनली। और इसका समर्थन भी किया था गौरीशंकर ओझा ने किया था कि हाँ भाई बिल्कुल हुई है। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड कुछ अलग ही कहते हैं और वास्तव में इनका इतिहास भी अच्छा है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मारवाड़ में जो राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है वो राव सिंहा के द्वारा हुई है। राव सिंहा इस मारवाड़ में राठौड़ वंश के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं, ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले हम राव सिंहा से शुरू करेंगे कहानी। जो राव सिंहा थे साथियों वो कौन थे? और ये कर्नल जेम्स टॉड बताते हैं कि मारवाड़ के शासक जो जयचंद गढ़वाल थे उनके वंशज हैं। जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं, सूर्यवंशी। कौन? ये मारवाड़ के राठौड़। जो राव सिंहा थे साथियों वो जयचंद के पुत्र सेतुराम के पुत्र थे। तो बताओ, ये जयचंद गढ़वाल का नाती हो गया। नाती है कौन? राव सिंहा। जयचंद गढ़वाल का पुत्र कौन है? सेतुराम। और सेतुराम का पुत्र कौन है? राव सिंहा। और ये राव सिंहा ही मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। अब चलेगा, अब हम कहानी को शुरू करेंगे सबसे पहले राव सिंहा से। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलिए, मज़ा आ रहा है तो देखिएगा। राठौड़ वंश की स्थापना की बात करें तो 1237 में राव सिंहा के द्वारा की गई थी। इसलिए राव सिंहा को राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है या संस्थापक कहा जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लें। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता है। कौन सी है? नागणेची माता इनकी कुल देवी है। और इसका नाम भी क्या याद रखना? पंखेश्वरी या चक्रेश्वरी इसका नाम है नागणेची माता का। इस नागणेची माता का एक मंदिर है, मूल मंदिर, जो कहाँ पर है? नगाना गांव बाड़मेर में। और वर्तमान में इसका मंदिर कहाँ पर है? एक मंदिर वर्तमान में है नागणेची माता का जोधपुर में, ठीक है ना। जोधपुर जिले में, मेहरानगढ़ किले में भी है इसका। उसके बाद राठौड़ों की कुल देवी के बाद में आराध्य देवी। तो देखिए आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता। इसका मंदिर कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसका मंदिर है मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है ना। ये मंदिर जोधपुर में किसी अन्य जगह पर है। तो आराध्य देवी है इसकी चामुंडा माता और कुल देवी है इनकी नागणेची माता। चलिए आगे चलते हैं। अब हम राव सिंहा पर आते हैं। इनका शासनकाल है 1237 से लेकर के 1273 तक। इनकी पत्नी का नाम पार्वती था। पिता इनके सेतुराम थे और दादाजी कौन थे? जयचंद थे, जो कन्नौज के शासक थे। ये जयचंद गढ़वाल, ठीक है ना। 1273 ईस्वी में लाखा झमर का युद्ध होता है। कहाँ पर? धौला छित्रा पाली जिले में। किस किस के मध्य में होता है? नासरुद्दीन महमूद सेकंड और राव सिंहा के मध्य, जिसमें राव सिंहा पराजित हो जाते हैं।
ठीक है ना। 1273 में नासिरुद्दीन महमूद सेकंड और राब सिया के मध्य में युद्ध होता है धौला छित्रा का या लाखा समर का युद्ध पाली जिले के अंदर, जिसमें राब सिया हार जाते हैं। इस युद्ध में राब सिया वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और राब सिया ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था? पाली जिले को बनाया था। ये आपको याद रखना, पाली को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। तो ये भी याद रखना कि राठौड़ जो हैं मारवाड़ के, उनकी पहली राजधानी कौन सी है? पाली है। तो आपको अब याद रखना, कुछ मैं आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण राजधानी बता रहा हूँ राठौड़ों की, मारवाड़ की। तो पहली राजधानी बनाई थी राब सिया ने, दूसरी बनाई थी खेड़ा बालोतरा, किसने बनाई थी? राब मल्लीनाथ ने। राब मल्लीनाथ ने दूसरी राजधानी राठौड़ कौन सी थी? खेड़ा बालोतरा। तीसरी राजधानी बनाई थी मंडोर, मंडोर को बनाया था, ठीक है ना, राब चूड़ा ने। ओके, और दूसरी बनी थी, चौथे नंबर पे बनी थी जोधपुर, ये किसने बनाई थी? राब जोधा ने। अब हम प्रत्येक के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद अगले शासक बनते हैं राब चूड़ा। आपको ध्यान होते ये राब चूड़ा वही है जिसने राणा लाखा के साथ विवाह किया था अपनी पुत्री का। ध्यान हो तो आपको हंसाबाई का, हंसाबाई राब चूड़ा की पुत्री थी और इसने अपनी पुत्री का विवाह राणा लाखा से किया था। तो ये राणा लाखा के ससुर जी हैं, ठीक है ना। अब इनका शासनकाल है 1394 से लेकर के 1423 तक। इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया, ठीक है। और इंदा प्रतिहार की पुत्री किशोरी कंवर के साथ राब चूड़ा का विवाह हो गया और राब चूड़ा को जो मंडोर था वो दहेज में मिला था और किशोरी कंवर का पुत्र कान्हा था। देखो, इंदा प्रतिहार की पुत्री कौन थी? किशोरी कंवर, उसके साथ विवाह होता है राब चूड़ा का। अब इनको शादी में दहेज में क्या मिला था? ये मंडोर राज्य मिला था, तो वहाँ का शासक बन गया ये। और उनकी पत्नी थी किशोरी कंवर, उनसे पुत्र का नाम क्या था? प्राप्त पुत्र था कान्हा। कौन था? कान्हा। लेकिन जो पहले, सबसे पहले बात करें तो राब जो चूड़ा थे हमारे, राब चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी कान्हा को बना दिया। किसको बनाया? कान्हा को बनाया। लेकिन आपको याद रखना है कान्हा का शासनकाल कम ही रहता है, 1423 से 1427 तक। उसके बाद ये रणमल बनते हैं, रणमल शासक बनते हैं और ये रणमल भी इसी के पुत्र थे। किसके? राब चूड़ा के पुत्र थे ये। और इनका शासनकाल रहता है 1427 से लेकर के 1438 तक। पिता राब जोधा थे इनके, ठीक है ना, राब जोधा पिता थे इनके। गलती तो नहीं हो गई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई, सही है, सही है, सही है। रणमल बनते हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए। रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह जो है राणा लाखा से किया गया। किससे? राणा लाखा से। ये राब जोधा नहीं है साथियों, ये राब चूड़ा है। क्या है? राब चूड़ा है, इसको राब चूड़ा कर लेंगे। राणा लाखा से किया गया। राणा कुंभा ने दासी भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या 1438 में की गई थी, क्योंकि भारमली ने खाने में देर दे दिया था। आपको मैंने जब राणा लाखा पढ़ाया था उस समय पर कहानी बताई थी। अब बनते राब जोधा, अगले शासक राब जोधा बनते हैं। इनका शासनकाल 1438 से 1489 तक। इंपॉर्टेंट शासक है मारवाड़ के। राब जोधा कुंभा के वैसे भाग जाते हैं। अब आपको पता है ये कहानी मैंने आपको जब पढ़ाया था मेवाड़ का इतिहास तो वहाँ पे अच्छे से बताई थी। राब जोधा जो थे कुंभा के वैसे भागते हैं। कहाँ कहाँ पर? पहले मेवाड़ भागे, मेवाड़ से मंडोर, मंडोर से कहुनी गांव बीकानेर, भद्राजून जालोर, शिवाना बाड़मेर और अंत में सोजत पाली। सोजत पाली में आकर के हंसाबाई ने राब जोधा और राणा कुंभा जो थे उन दोनों की मुलाकात करवा दी और इसको कहते हैं आवल बावल की संधि। ये 1452 के अंदर होती। कहाँ पर हुई? 1452 में। आप लोग अगर मेवाड़ का इतिहास अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मारवाड़ का समझ में नहीं आएगा। GH ओझा ने राब जोधा को राठौड़ों का प्रथम प्रतापी शासक माना है मारवाड़ का। राब जोधा को मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अब याद रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मारवाड़ का संस्थापक कौन है? राब सिया। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो कौन है? राब जोधा। वास्तविक शब्द अगर आ जाए तो क्या होगा? राब जोधा। ऐसे आपने मेवाड़ में पढ़ा होगा। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा गुलादित्य, मेवाड़ का शासक, गोयल वंश का। लेकिन वास्तविक कौन था? बप्पा रावल। वैसे ही कहानी यहाँ पर है। वास्तविक संस्थापक था राब जोधा, लेकिन वैसे कौन था? माने तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार राब सिया थे। राब जोधा की कार्य और उपलब्धियों की बात करते हैं यहाँ पर तो देखिएगा, राब जोधा जो थे उन्होंने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। इसकी नींव रखी थी और नींव रखी थी करणी माता के द्वारा।
करणी माता जो बीकानेर की है उसके द्वारा। राव जोधा ने चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया और इसका जीर्णोद्धार करवाया था तखत सिंह ने। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि भाई चामुंडा माता का जो मंदिर है किसने बनवाया था? राव जोधा ने, लेकिन जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तखत सिंह ने करवाया था। राव जोधा की पति थी चांद कमर, जिसने मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण कराया। इसी को हम क्या कहते हैं? चौहान बावड़ी कहते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी, देखो चांद बावड़ी दो हैं, पहली तो है हमारी चांद कमर के द्वारा बनाई गई मंडोर जोधपुर में, और दूसरी चांद बावड़ी हमारी आवानेरी दौसा में, जो सबसे फेमस भी है। ठीक है। राव जोधा की मृत्यु हो जाती 1489 ईस्वी में। अब राव जोधा के पुत्र थे 4, सातलदेव, सूजा, बीरम, दूधा, बीका और बीर सिंह, ये 6 पुत्र थे उसके, राव जोधा के। इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है और विभाजन हो जाता है राज्य का। राव जोधा के पुत्र थे तो सातलदेव और सूजा। सातलदेव बनते आगे मारवाड़ के शासक। बीरमदेव और जो दूधा थे वो मेड़ता में राठौड़ वंश की नींव डाल देते हैं। राव बीका बीकानेर में जाकर के राठौड़ की नींव डाल देते हैं, और बीर सिंह तो है ही। तो ये आपको पढ़ेंगे, एक तो ये राठौड़ वंश कई जगह पर बसा, मेड़ता में जाकर के बस गया और एक बीकानेर में जाकर के। तो बीकानेर भी हम पढ़ेंगे, बीकानेर में राव बीका पढ़ेंगे, बीकानेर के राठौड़ के शासक। और अब सातलदेव आते हैं अगले शासक, देखिएगा सातलदेव बन जाते हैं मारवाड़ के शासक। 1489 से 1492 तक मात्र 3 साल रहे थे बस। इनके समकालीन मेवाड़ का शासक मल्लू खां था। कौन था? मल्लू खां। मल्लू खां का एक सेनापति था जिसका नाम था गुडले खां, और उनकी एक पुत्री थी गिंदाली। कौन थी? गुंदाली। तो ये आपको याद रखना, गुडले खां की पुत्री थी गिंदाली, मल्लू खां की पुत्री कौन थी? गिंदाली थी। और सातलदेव के भाई थे बीर सिंह, बीरमदेव, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। इनका अपहरण कर लिया मल्लू खां ने। मल्लू खां ने इनका अपहरण कर लिया, किसका? सातलदेव के भाई बीर सिंह का। तथा पुत्री गिंदाली का अपहरण किसने कर लिया था? सातलदेव ने। यह अदला बदला हो गया, भाई बीर सिंह का तो किया था मल्लू खां ने, अब गुस्सा आ गया सातलदेव को, मेरे भाई का अपहरण कर लिया, उसने मल्लू खां की पुत्री का अपहरण कर लिया। अब युद्ध हो जाता है आपस में, सातलदेव व गुडले खां के मध्य आपस में युद्ध होता है, जिसका नाम है कोषाण का युद्ध। याद रखना, ये पीपाड़ जोधपुर में हुआ था, जिसमें गुडले खां का सिर काट दिया, आपने सुना होगा। और इसी गुडले खां का सिर काटने के उपलक्ष्य में मारवाड़ में गुडला नृत्य होता है। ये आपको याद रखना, गुडला नृत्य होता है ये मारवाड़ के अंदर। आप कमेंट में लिखेंगे कब मनाया जाता है गुडला नृत्य। इसी बीच सातलदेव की मृत्यु 1492 में हो जाती है, और अगले शासक बनते राव सूजा। इनका शासनकाल 1492 से 1514 तक छोटा सा है। इनके समय राव बीका का आक्रमण होता है। राव बीका इन्हीं के भाई थे, आक्रमण कर देते, और राव की मृत्यु हो जाती है राव सूजा की, कब? 1514 में हो जाती है। अगले शासक बनते हैं राव बाघा, ये 1514 तक रहते हैं और 1515 तक। ठीक है। अगले शासक बनेंगे राव गंगा, ये मालदेव के पिताजी थे, राव गंगा या गांगदेव। इनका शासनकाल 1515 से 1532 तक है। और बागड़ के ठाकुर ने अंगूठा काट करके गंगा का राज्याभिषेक किया था। मारवाड़ के सबसे विनम्र शासक थे, बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, और इनका सब कुछ छिन गया था। गंगा बावड़ी और गंगा श्याम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इनके काल में केवल 2 परगने रहे थे, सारी दुनिया ने इससे सारी प्रॉपर्टी छीन ली, सब पूरा साम्राज्य लोगों ने छीन लिया था आक्रमण कर करके। केवल 2 ही जगह बची थी, जोधपुर और सोजत। तो इनके पुत्र थे जिसका नाम था मालदेव, उनको गुस्सा आ गया। इन्होंने सांगा के सहयोग के लिए मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। याद रखना आप लोग, मारवाड़ से कौन गया था? राणा सांगा की सहायता करने पाती पर्वन के समय पर, जहाँ पर युद्ध हुआ था हमारा खानवा का, उसमें मालदेव को भेजा था। किसने? गांगदेव ने अपने पुत्र को भेजा था। और गंगा की मृत्यु हो जाती है, मालदेव ने कर दी। किसने की थी? अब देखो यहाँ पर मारवाड़ का पितृहंता कौन है? मालदेव। कौन है? मालदेव। ये अपने ही पिता की हत्या कर देता है गंगादेव की। क्यों कर देता है? क्योंकि बहुत बड़ा विनम्र शासक था, पूरा राज्य छिन गया था, राज्यपाट दुनिया ने छीन लिया था, पूरे आड़ोस पड़ोस के जो शासक थे सबने इस पर आक्रमण किया था। तो केवल जोधपुर और सोजत पाली 2 जगह बची थी। इसको गुस्सा आकर के इसने बोला सारा का सारा राजपाट दुनिया ने छीन लिया है, मैं इस पिता की मृत्यु कर देता हूँ। तो मारवाड़ का जो पितृहंता है वो कौन है? मालदेव है, याद रखना। उसके बाद दूसरा शासक यही बनता है, अगला शासक मालदेव राठौड़, और इम्पोर्टेंट भी है ये मारवाड़ में। इनका शासनकाल 1532 से 1562 तक रहता है। इनका राज्याभिषेक 1532 में हुआ सोजत पाली के अंदर। इनके पिता गांगदेव थे। बंदा यूनि ने मालदेव को पुरुषार्थी शासक या शक्तिशाली शासक कहा है। बहुत अच्छा शासक है ये, हालांकि पिता को मारा लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजर था ये।
फरिश्ता ने मालदीव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक माना है। फारसी इतिहासकारों ने मालदीव को हसमत वाला राजा, कई बार एग्जाम में पूछा गया हसमत वाला राजा कौन है, तो मालदीव है। इनके काल में कुल 58 परगने हो गए। अब पिता के पास तो 2 ही थे, इन्होंने धीरे धीरे सारे परगने जो थे, सारे ठिकाने थे, सबको वापस जीत लिया। ठीक है। मालदीव ने मेवाड़ पर गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ से रक्षा की थी। बहादुर शाह जफर जो था उसने आक्रमण जब किया था तो मालदीव ने ही मेवाड़ की रक्षा की थी उस समय पर। बहादुर शाह जफर जब 1534 में साका हुआ था ना, आपको पता है, तो मालदीव ने ही सहायता की थी उस समय पर। किसकी? रानी कर्मावती की। उस समय हुमायूं नहीं आता सहायता करने के लिए। मालदीव ने बनवीर को राजगद्दी से हटा करके उदय सिंह को मेवाड़ का शासक भी बनाया था। देखो, इसने मेवाड़ में बहुत सहायता की है। उदय सिंह ने मालदीव को बसंती राय हाथी भेंट किया था। जब मालदीव ने उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया तो प्रसन्न होकर के बसंती राय हाथी भेंट किया था। एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न। मालदीव ने मेड़ता के बीरमदेव और नागौर के दौलत खां को पराजित किया था। मालदीव ने भद्राजूण, जालौर के बीरा सिंथल व सिवाना बाड़मेर के डूंगरसी को भी पराजित किया था। 52 युद्धों का विजेता कहलाता है साथियों। ये कौन कहलाता है? 52 युद्धों का विजेता, याद रखना। अब एक युद्ध होता है 1541-42 में, सहोबा या पहोबा का युद्ध बीकानेर के अंदर। और ये किस में हुआ? राव जैसी और मालदीव के बीच। राव जैसी थे बीकानेर के शासक। कौन थे बीकानेर के शासक? कल्याणमल के पिताश्री थे ये राव जैसी, और इनके बीच में मालदीव और राव जैसी के मध्य में होता है। तो मालदीव का सेनापति था जिसका नाम था कूपा। ठीक है, मालदीव के सेनापति कूपा और राव जैसी के मध्य युद्ध होता है सहोबा का, जिसके अंदर कूपा विजय हो जाता है, राव जैसी की मृत्यु हो जाती है। अब बीकानेर का शासक कौन बनता है? कूपा बन जाता है। अब बीकानेर कोई शासक नहीं है। तथा जैसी का पुत्र था कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल था, जो नागौर दरबार में गया था अकबर के समय, आपको ध्यान हो तो। ये राव जैसी ही था। ठीक है, ये राव जैसी का पुत्र था कल्याणमल, जो अपने दोनों पुत्रों के साथ नागौर दरबार में 1570 में उपस्थित हुआ था। एक एक कहानी को आप लोग अच्छे से सुनना, नोट्स पढ़ेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। अब जैसी के मरने के बाद में बीकानेर का शासक कूपा बन जाता है, लेकिन जैसी का पुत्र था कल्याणमल बहुत बड़ा अच्छा आदमी था, और ये जाकर के मालदीव से मुलाकात कर लेता, संधि कर लेता है। तो कूपा ने फिर दोबारा से कल्याणमल को बीकानेर का शासन दे दिया। चलो, अब पिता ने तो किया जैसा किया, लेकिन अब आप ही बन जाओ बीकानेर के शासक। ठीक है। 5 जनवरी 1544 को गिरीशुमेल का युद्ध होता है। ये होता है जैतारण पाली के अंदर, और शेरशाह सूरी और मालदीव के सेनापति जैता कूपा के मध्य में, जिसमें मेवाड़ जो शेरशाह सूरी था वो जीत जाता है। देखो, ये युद्ध याद रखना, 1544 में गिरीशुमेल का युद्ध। जैतारण पाली में शेरशाह सूरी और मालदीव के सेनापति थे जैता और कूपा के मध्य में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया कि शेरशाह सूरी जो थे उसके सेनापति थे हाजी खां। इस हाजी खां के सहयोग से मालदीव और जैता कूपा के मध्य में अविश्वास उत्पन्न हो गया। हाजी खां बड़ा खतरनाक आदमी था शेरशाह सूरी का, जिसने मालदीव और जैता कूपा, ये दोनों व्यक्तियों के मध्य में, जैता कूपा सेनापति थे मालदीव के, इनके बीच में अविश्वास उत्पन्न कर दिया। मालदीव सिवाना बाड़मेर चला गया गुस्से होकर के, और इस युद्ध में जो अपना गिरीशुमेल का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी की सहायता भी की थी। सैनिक सहायता किसने की थी? जलाल खां जलवानी ने की थी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। जलाल खां जलवानी व्यक्ति था जो हारते हुए युद्ध को जिता ले गया था शेरशाह सूरी के लिए। शेरशाह सूरी हारते हारते इस युद्ध को जीता था। अगर जलाल खां जलवानी गिरीशुमेल के युद्ध में भाग नहीं लेता तो आज शेरशाह सूरी परास्त होकर के मालदीव से वापस चला जाता। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ का प्रशासक किसको बना दिया? खवासा खां को बना दिया जीतने के बाद। शेरशाह सूरी इस युद्ध को भारी मजबूती से जीतता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। और क्या कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर आज हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। ये शेरशाह सूरी ने कहा था इस युद्ध को जीतने के बाद कि बड़ी मुश्किल से मैं इस युद्ध को जीत पाया हूँ। अगर जलाल खां जलवानी इस युद्ध में मेरा साथ नहीं देता, सैनिक सहायता नहीं करता, तो आज मैं अपने पूरे हिंदुस्तान की बादशाह से हाथ धो बैठता। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, और 1545 में फिर दोबारा से मालदीव ने खवासा खां को पराजित कर दिया और पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो ये हमारा कहानी था। अब हम मालदीव के कुछ स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। इनकी रानी थी झाली रानी, जिसका नाम था स्वरूप दे। इन्होंने स्वरूप सागर का निर्माण करवाया, जिसको हम बहू जी का तालाब भी कहते हैं, कई बार पूछा गया एग्जाम में। मालदीव ने तारागढ़ में नूर चश्मे का निर्माण करवाया था। राहट, जिसको हम बोलते हैं नूर चश्मे के पास, राहट का निर्माण भी करवाया था।
मारवाड़ का शहरपनाह का निर्माण किया था, शहर का परकोटा बनाता है, उसका भी निर्माण करवाया था। मालकोट का निर्माण करवाया, भद्राजून का जीर्णोद्धार और सोजत पाली के दुर्ग का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रूठी रानी, जिसका नाम था उमादेव। रूठी रानी इसी को कहते हैं, मालदेव की पत्नी थी ये उमादेव जो थी जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। उमादेव व मालदेव का विवाह 1536 में होता है। किसी अनबन के कारण इनमें आपस में दोष पैदा हो गया और उमादेव जाकर के कहाँ रहने लगी, तारागढ़ अजमेर में रहने लगी। ठीक है, अब मालदेव उदास हो गया, काफ़ी दिन हो गए थे अजमेर में रहते रहते तारागढ़ दुर्ग में उमादेव को, तो उसने मालदेव ने उमादेव को बुलावा भेजा और एक व्यक्ति को भेजा था ईश्वर सिंह बाराट को। मालदेव की कई पत्नियां थी, बहुत सारी, ठीक है ना। तो उन पत्नियों ने, उन रानियों ने क्या किया था, आशा बाराट को भेज दिया। ईश्वर सिंह बाराट के पहुंचने से पहले ही आशा बाराट जी पहुंच गए। उनकी पत्नियों की चाल थी और जाकर के भड़का दिया, कुछ ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसके कारण उमादेव का मन नहीं किया था मारवाड़ आने को और वो वहीं पर रहते रहते मर चुकी थी। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है और गुंदोज गांव पाली में उमादेव जो थी मालदेव की निशानी के साथ या पगड़ी के साथ में सती हो गई। तो 1562 में जब मालदेव मरे थे तो उसकी समाचार पहुँचे थे उमादेव को, और उमादेव अपनी पति की निशानी जो थी उसको जिंदा तो नहीं मिल पाई, लेकिन उसकी एक पगड़ी रखी हुई थी, उस निशानी पगड़ी के साथ में सती हो गई थी। और आपको याद रखना है, एकमात्र ऐसी महासती रूठी रानी थी जो अपने पति मालदेव की निशानी के साथ में सती हो गई थी। अब यहाँ पर मालदेव के 4 पुत्र होते हैं। पहला कुछ पुत्र हुए थे जिनका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह फलोदी का शासक बन जाता है। एक राम सिंह हुए थे जो सोजत पाली के शासक बनते हैं, और तीसरे थे हमारे चंद्रसेन। अब ये चंद्रसेन ही क्या बनेगा, मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा और बहुत ही खतरनाक शासक है। महाराणा प्रताप जिस तरीके से मेवाड़ के अडिग शासक थे, उसी तरीके से ये राव चंद्रसेन जो थे ये भी मारवाड़ के बड़े खतरनाक शासक थे। इन्होंने कभी भी किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी जिस तरीके से मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने नहीं की थी। और चलेगा, अगली कहानी में हम इसी राव चंद्रसेन के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में, अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली क्लास से जुड़े रहेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा नोट्स फ्री मिल रहा है। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। प्ले स्टोर पर भी आपको ऐप मिल जाएगा। नोट्स पढ़ते रहें, नोट्स पढ़ाते रहें, क्लास भी देखते रहें, मज़ा आएगा आगे चल के। पूरा कोर्स करवा दूंगा आपको फ्री में। धन्यवाद।